चलो गैस, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे अपने शुरू करते हैं चैप्टर 1 रिवीजन के साथ। तो यहाँ पे अपने दो चीज साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले अपना रिवीजन फोकस होगा और उसके साथ साथ में रिटन प्रैक्टिस भी अपने करेंगे। चैप्टर 1 रिवाइज करेंगे, फिर रिटन प्रैक्टिस, चैप्टर 2 रिवाइज, फिर रिटन प्रैक्टिस, चैप्टर 3 रिवाइज, फिर रिटन प्रैक्टिस, और कुछ इस तरीके से चलता जाएगा। एजेंडा क्या है इस पूरे सीरीज का? इस सीरीज का एजेंडा ये है कि अगर आईसीआई के क्वेश्चंस को आप नोटिस कर रहे हो न्यू सिलेबस के अंदर में, तो आईसीआई इज मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स, ट्रेडिशनल पेपर पैटर्न जिसमें वो डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत पूछता था, और वो मूव कर रहा है उससे केस बेस्ड क्वेश्चंस में। अगर आप आरटीपी को भी कंपेयर करो, करंट टर्म का आरटीपी देखो, पिछले टर्म के आरटीपी से कंपेयर करो, इनफैक्ट लास्ट दोनों टर्म के पेपर्स को कंपेयर करो, तो ये विजिबल होगा कि फर्स्ट टर्म जब नया नया न्यू सिलेबस आईसीआई इंट्रोड्यूस किया था, सिर्फ एक ही कंपलसरी केस स्टडी क्वेश्चन होता था। ये एमसीक्यू का बात नहीं कर रहा, मैं डिस्क्रिप्टिव का बात कर रहा हूं। सिर्फ एक ही कंपलसरी केस स्टडी क्वेश्चन होता था और बस खत्म। तो 5 मार्क का ये कंपलसरी केस स्टडी और बाकी 30 मार्क्स अपने को 3 क्वेश्चन इंटू 10-10 मार्क ईच। 10 मार्क में ऑब्वियसली 2 पार्ट्स होते थे, बट वो उस तरीके से चलता था। लेकिन अब क्या कर दिया, अब ये जो 1 कंपलसरी केस स्टडी है ना, इसको आईसीआई ने 3 कर दिया। तो यानी 15 मार्क्स का कंपलसरी केस स्टडी क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, यू हैव नो अदर ऑप्शन। और वो केस स्टडीज भी लल्लू पंजू वाले केस स्टडीज नहीं है कि बस हाँ एक बार पढ़ा और लास्ट लाइन में वो बता दिया लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है क्या है। नहीं, वो ऐसा केस स्टडी है जो अगर आपने ढंग से पढ़ा है, एसएम के सिलेबस को ढंग से पढ़ा है, तो आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट नो द आंसर। फिर बस इधर उधर पूछ के काम चलाना पड़ेगा। और केस स्टडी अच्छा होता है तो वो पूरे पेपर में अच्छे मार्क्स देगा आपको। आप ये भी नहीं कर सकते कि चलो केस स्टडी में मार्क्स कटा तो कटा, बाकी जगह स्कोर कर लेंगे। नहीं, अगर केस स्टडी आपका अच्छा सॉल्व नहीं हुआ, यानी एग्जामिनर को आइडिया लग जाएगा कि तुमने एसएम नहीं पढ़ा है, और वो फिर पूरे 50 मार्क्स में वैसे ही कट शॉर्ट करने लगेगा आपके मार्क्स को। सेंस बना यहां तक? तो इसीलिए सिंस द पेपर पैटर्न इज शिफ्टिंग टू केस बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज में तो पूरा 15 नंबर केस स्टडीज के फॉर्मेट में ही आता है। वो इसमें से 10 मार्क अपना थोड़ा सिनेरियो टाइप का क्वेश्चन रहेगा, वो भी अपने से प्रैक्टिस करेंगे, तुम टेंशन मत लो। सिनेरियो टाइप क्वेश्चन हो जाएगा 10 मार्क का, और उसके बाद 5 मार्क का सिंगल 1 मार्क का क्वेश्चन 5 ऐसा रहेगा, तो 15 मार्क ये हो गया। और इस 35 में भी तुम समझो 15 मार्क का यहाँ पे केस स्टडी है, तो कुल मिला के 15 और इधर 15, 30 मार्क्स तो तुमसे केस स्टडीज पूछ रहा है। और बाकी 20 में भी ऐसा नहीं कि 20 के 20 डायरेक्ट है, कुछ कुछ केस स्टडीज है। इसीलिए ये सीरीज जरूरी है। ओल्ड सिलेबस में ये सब का दरकार नहीं होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे, उतना इशू आता नहीं था। तो टेक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस सीरीज। यहां पे अपने बहुत ब्यूटीफुली डिटेल्ड रिवीजन करेंगे, जो तुम्हारे एग्जाम के एक दिन पहले भी काम आएगा। यही रिवीजन तुम्हारे काम आएगा। ये सेम बुक जो हम क्लास में रेफर करते हुए चले थे, सेम बुक जो हम क्लास में नॉर्मली रेफर करते हैं विथ मार्किंग्स, मैंने यहां पे जानबूझ के वही बुक लिया है विथ मार्किंग्स, ताकि अगर किसी के पास नहीं हो तो तुम ये मार्किंग्स कॉपी कर सको। फ्रेश बुक लेने का मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि मार्किंग्स वापस करने में टाइम वेस्ट होगा। तो विथ मार्किंग्स वाला बुक हम लोग इसको फॉलो करेंगे, रिविजन भी इसी से करेंगे, और इस तरह से 5 चैप्टर्स का अपना पूरा सीरीज चलता रहेगा। कुछ क्वेश्चंस अपने जो अपना केस स्टडीज प्रैक्टिस में जाएंगे, जब प्रैक्टिस में जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बैक ऑफ एवरी चैप्टर कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो हमने क्लास में पूरा डिस्कस करके रखा हुआ है वैसे तो कुछ क्वेश्चन आपको यहां पे दिखेंगे पीछे में। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा मटेरियल भी है जो मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें अपने आरटीपी, पास्ट पेपर्स और जितने भी अलग क्वेश्चंस है ना जो इसमें नहीं आया, नए पेपर्स में जो रीसेंट पेपर्स के क्वेश्चंस है जो इसमें नहीं है, उसका भी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अपने सारा जितना हो सकेगा उतना प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। यहां तक कंफर्ट है? अगर तुम्हारा कोई और सजेशन है, कुछ इंप्लीमेंट करना है, यहां तक कंफर्ट है? मेरे ख्याल से पूरा 50 मार्क्स तुम्हारा एकदम ब्यूटीफुली सिक्योर करवाना है। इसीलिए एकदम क्रिस्प सीरीज होगा, यहां कोई अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एकदम डिटेल्ड रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन प्रैक्टिस, इस तरीके से चलता जाएगा। फुल कंफर्ट है यहां तक 100%? कहीं कोई दिक्कत, डाउट, कोई क्वेश्चन बोल भी दो। परफेक्ट। चलो, तो ये 5 चैप्टर्स का अपना सीरीज है।
ये 5 चैप्टर्स अपना सिलेबस में है, जो अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, फिर चलेंगे चैप्टर 2, 3, 4, 5। जिस सीक्वेंस में अपने पढ़ते हैं क्लास के अंदर में, बिल्कुल वैसा ही लेना। क्या आपको एक ये बुक लेके बैठ जाओ और एक नोटबुक लेके बैठ जाओ, दैट इज ऑल यू नीड, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, नंबर 1। नंबर 2, जब आप ये मैराथन को वॉच करोगे, जब आप रिविजन और राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ करोगे, तो बेस्ट वे क्या होता है इसका, तुम सिर्फ सुन लोगे ना तो कोई काम नहीं आने वाला। तो बेस्ट वे क्या है, फोन या लैपटॉप में अपना रिविजन मैराथन को चला दो। तुमको चेहरा नहीं देखना, चेहरा में कुछ नहीं है, बुक में मार्क्स है। तो एक जगह पे अपना मैराथन रिवीजन चला के छोड़ दो, फोन लैपटॉप जैसे भी हो, ईयरफोन्स लगा लो, अपना बुक सामने खोलो, और जैसे जैसे मैं बोलता चला जाऊंगा, एक एक टॉपिक हम लोग रिवाइज करते हुए चले जाएंगे, तुम वो पेज पे आओ और तुम भी अपने धीरे धीरे उसको बोलना चालू कर दो। सपोज व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, तो मेरे साथ साथ तुम भी बोलना चालू कर दो। सो यू हैव टू लिसन, यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू स्पीक। तीनों चीज किया ना तो बहुत इफेक्टिव ये रिविजन होगा तुम्हारे लिए। सिर्फ सुनने से तुमको भी पता है तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाएगा, वो खाना खाएगी नहीं, खाना खाया कि नहीं, दीवार पर ड्राइंग करने लग जाओगे, वो सब अपने को नहीं चाहिए। बहुत इफेक्टिवली अपने को ये रिवीजन सीरीज करना है, तो इसीलिए एक्टिव स्टेट में तुमको बैठना पड़ेगा और इस तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा। एक चैप्टर जब मेरे साथ साथ हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे, 1 घंटे में अपना फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन कौन सा चैप्टर कितना बड़ा कितना छोटा है, उस हिसाब से टाइम लगेगा। 1 घंटे में अपने फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करने का कोशिश करेंगे, और उसके बाद में व्हाट यू हैव टू डू, इसको बंद कर देना, रिवीजन को वहीं पे बंद कर देना। तुम चाहो तो रिटन प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो मेरा सजेशन ये रहता है, एक बार चैप्टर 1 करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज एक बार खुद से उसी चैप्टर को रीड मार लो फटाफट से। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि अभी जस्ट तुम रिवाइज किए हो मेरे साथ साथ, तो तुरंत एक बार खुद से रिवाइज कर लिया, हेड पॉइंट्स को लर्न कर लिया, कीवर्ड्स को एक बार रीड करते हुए चले गए, तो वो चैप्टर 1 में तुमको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा और टाइम भी बहुत कम लगेगा। और जब तुम रिवाइज कर रहे होगे, हेड पॉइंट्स को पूरा लर्न करना है, रीड नहीं बोला मैंने, लर्न करना है हेड पॉइंट्स को। अंदर के कीवर्ड्स को तुम जो अपने मार्क करके रखा हुआ है, उसको तुम रीड करते हुए चल सकते हो। जैसे ये सब जो कीवर्ड्स हो गए, दीज आर नॉट हेड पॉइंट्स, तो इसको तुम लाउडली रीड करते हुए चलो। ट्राई करना जितना लर्न हो सके उतना बढ़िया। इसका कोई वैसा कुछ अलग से फंडा नहीं है। मेन चीज क्या है, जैसे जो इस तरीके के क्वेश्चंस है, लाइक फॉर एग्जांपल बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अब इसमें हेड पॉइंट्स पे तुमको बहुत फोकस डालना है। यू हैव टू लर्न ऑल दी हेड पॉइंट, तुम एक भी हेड पॉइंट छोड़ नहीं सकते, तो वो लर्न करना है और अंदर के कीवर्ड्स को बस रीड करना है। उसी तरीके से ये बुक बनाया गया कॉलम फॉर्मेट में। डन है? एक बार बता दो फटाफट से, यहां तक क्लियर है? इस तरीके से अपना ये तुमको इस तरीके से प्रिपेयर करना है इसके लिए, एसएम के लिए। यहां तक सही है? तो अपने चैप्टर 1 शुरू करेंगे फिर। अब बताओ, बताओ बताओ फटाफट से बताओ। परफेक्ट है? ठीक, चलो आ जाओ। चैप्टर 1 का अपने रिवीजन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहला, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटजी? मेरे साथ साथ बोलते हुए चलो। स्ट्रेटजी का बेसिक मीनिंग क्या है? बेसिक मीनिंग होता है रणनीति। क्लास में जो अपने डिस्कस करते थे, रणनीति, ये वॉर से आता था। वेज टू विन ओवर द एनिमी, वहां से आया। बट अपने अगर बिजनेस सेंस का बात करें, बिजनेस सेंस में स्ट्रेटजी क्या होता है? 3 चीज, ये जो तुमको याद रखना है। ये गेम प्लान है। गेम प्लान बोले तो लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है, गेम प्लान है। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, गेम प्लान बोले तो प्लान ऑफ एक्शन है, जो तुमको क्या करने में हेल्प करता है? इट हेल्प्स यू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। वो तुमको हेल्प करेगा कि तुम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। और स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए अपने को रिसोर्सेज लगेगा। रिसोर्सेज लगता है, टाइम लगता है, मैन पावर लगता है, पैसे लगते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम। तो स्ट्रैटेजी क्या हुआ? इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट या एक गेम प्लान है, जिसकी वजह से विच हेल्प्स अस इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रैटेजी का कुछ फायदा, ये वाला लाइन को याद कर लो। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान, ये वाले लाइन को याद कर लो। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान विच कॉप्स यूज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। गेम प्लान यानी प्लान ऑफ एक्शन, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट,
अचीव करने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कॉप्स का मीनिंग स्ट्रैटेजी से फायदा क्या हो रहा है, कॉप्स बोलो ना, रिपीट करते चलो मेरे साथ साथ। सबसे पहला सी, कंपीट करने में हेल्प करेगा, सक्सेसफुली हम कंपीट कर पाएंगे। ओ, ऑपरेशंस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। पी, अपना मार्केट में पोजीशन बहुत अच्छा सा क्रिएटेड रहेगा। और एस, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेगा। कॉप्स, कंपीट सक्सेसफुली, ऑपरेशंस को मैनेज करेंगे इफेक्टिवली, मार्केट में पोजीशन बहुत अच्छे से क्रिएटेड रहेगा, एंड इट विल लीड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स। तो स्ट्रैटेजी का एक बेसिक डेफिनेशन हुआ। अब ये कहीं कोई लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा क्या, नहीं, कोई केस स्टडी में आया तो अपने को 1-2 लाइन का डेफिनेशन लग सकता है। उसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या, मैनेजमेंट मतलब 2 चीज होता है। ब्रीफली अगर बोले तो सबसे पहला मतलब वो लोग जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अगर अपने पढ़ने का स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, अभी जो एसएम के लिए स्ट्रैटेजी तो बनाए और क्या किए, पढ़ने का जो अपने स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो एक वेल डिफाइंड टाइम के अंदर में है, बनाएगा कौन, तुम बनाओगे ना, सो तुम मैनेजमेंट हो गए। मैनेजमेंट मतलब वो लोग जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, और दूसरा वो काम जो हम करते हैं जिस वजह से स्ट्रैटेजी फॉलो कर पाते हैं, वो काम को भी हम मैनेजमेंट बोलते हैं। सो मैनेजमेंट मतलब वो लोग जो स्ट्रैटेजी बनाए और जो काम किया जा रहा है स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए, या काम कराया जा रहा है अपने जूनियर से, तुम काम कराते हो, दैट इज स्ट्रैटेजी। करेक्ट है। 2 चीज, पहला, इट इज अ की ग्रुप इन चार्ज ऑफ बिजनेस अफेयर्स है, हाँ वो वैसे की ग्रुप इन चार्ज ऑफ बिजनेस अफेयर्स। उसका काम क्या होगा, मैनेजमेंट का काम क्या होगा, रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करना। 5 M's तुमको याद होगा, 5 M's ऑफ रिसोर्सेज, मनी, मैन पावर, मटीरियल, मैनेजमेंट और मशीन्स। मनी, मैन पावर, मटीरियल, मशीन्स, ये 4 तो रिसोर्सेज वैसे होते हैं, और एक रिसोर्स होता है मैनेजमेंट खुद। 5 M's को इंटीग्रेट करना उसका काम है। सर्वाइवल एंड सक्सेस विल डिपेंड ऑन कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, दोनों ही मैनेजमेंट है, लेकिन एक सर्वाइव और सक्सेसफुल है और दूसरा बस सर्वाइव कर पा रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक, पहला वाला डन। सेकंड वाला बोल रहा है, सेकंड सेंस में बोलता है काम कराना को मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे कि तुम आर्टिकलशिप में एग्जांपल लिए थे, अपने आर्टिकलशिप में गए, प्रिंसिपल तुमसे गजब काम कराता है, उसको एकदम भली बात ही आता है ये काम। तो इसका मतलब क्या, काम कराना मतलब क्या, इट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस। तुम दूसरों से काम करवाते हो, टू मेक थिंग्स हैपन एंड टू डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल। तुम दूसरों से काम करा रहे हो, इन्फ्लुएंस प्रोसेस, यू आर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू वर्क। डन है। मैनेजमेंट का 2 डेफिनेशन, वो लोग जो काम करा रहे हैं, की ग्रुप इन चार्ज ऑफ बिजनेस अफेयर्स, इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज का इनका काम रहता है। 5 M's, सर्वाइवल एंड सक्सेस डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट। सेकंड सेंस में अगर बात करें तो इन्फ्लुएंस प्रोसेस है, टू मेक थिंग्स हैपन, टू डायरेक्ट इवेंट्स एंड टू डायरेक्ट पीपल। फिर एक छोटा सा चीज है स्ट्रैटेजी वर्सेस मैनेजमेंट। क्या ये दोनों ऑपोजिट्स हैं? नहीं। क्या ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं? नहीं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, इट इज नो सब्स्टिट्यूट, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये डायग्राम को याद रखना जो इधर बनाया हुआ है, स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट आर 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन। ये दोनों जरूरी है ताकि अपना बीच वाला ये जो फायदा है इसको अपने ले सके। ये दोनों जरूरी है। मैनेजमेंट वो इंसान है जो स्ट्रैटेजी बना रहा है, और स्ट्रैटेजी वो चीज है जो मैनेजमेंट को हेल्प करता है टू फॉलो, टू अचीव इट्स गोल्स। देखो, स्ट्रैटेजी इज अ फ्रेमवर्क, इट इज अ फ्रेमवर्क व्हिच हेल्प्स द टॉप मैनेजमेंट टू अचीव इट्स गोल्स। कैसे? स्वॉट एनालिसिस के थ्रू। जो भी उसके स्ट्रेंथ है वो उसको मैक्सिमाइज कर सकता है, उसका फायदा उठा सकता है, वीकनेसेस एंड थ्रेट्स को मिनिमाइज कर सकता है, अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकता है। तो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है, वीकनेसेस एंड थ्रेट्स को मिनिमाइज करना है। खत्म तो तुम कर नहीं सकते, इनहेरेंट रिस्क तो रह गई, तो इसीलिए वीकनेस और थ्रेट्स को मिनिमाइज करना है। यहां तक डन है। फिर एक छोटा सा चीज है, नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी क्या है। इन सबसे कोई क्वेश्चन नहीं है, एक बार बस रीडिंग है। व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी परफेक्ट हो सकता है क्या? एक बार तुम स्ट्रैटेजी बनाए वो एकदम बस वही फॉलो होगा क्या? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। स्ट्रैटेजी इज प्रैग्मेटिक, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तुम स्ट्रैटेजी तो बना लिया, अब ऐसा हो सकता है ना कि कभी कोई बीमार पड़ जाए, 2 दिन के लिए उसका पढ़ने में डिले आ जाए, ऐसा हो सकता है। एग्जाम टाइम आ रहा है, ये सब फालतू एग्जाम्पल नहीं चाहिए। ओके, तो नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजीज कैन नेवर बी परफेक्ट और फ्लॉलेस, इट इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। वहां स्कोप ऑफ चेंज होना चाहिए। इट मस्ट बी पॉसिबल कि हम उसको चेंज कर सके। पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स के लिए तुमको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। जब एयरटेल भी स्ट्रैटेजी बनाया था, जियो आया तो उसको चेंज करना पड़ा ना, तो इसीलिए इट हैज टू बी फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। डन है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये सब क्वेश्चन भी अपने डिस्कस करते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव
पार्टली रिएक्टिव। क्या है बोलो, इसमें एकदम स्ट्रेट 5 पॉइंट का ही आंसर होगा। कोई भी केस स्टडी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे। स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। बोलो क्या है? इट इज अ ब्लेंड, इट इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस। दो चीज का ब्लेंड होता है, प्रोएक्टिव एक्शंस, रिएक्टिव एक्शंस, रिएक्शंस। प्रोएक्टिव एक्शन बोले तो प्रोएक्टिव मतलब तुम प्लान्ड मैनर में क्या कर रहे हो। प्रोएक्टिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तुम प्लान्ड मैनर में क्या कर रहे हो ताकि तुम्हारे कंपनी का मार्केट पोजीशन बहुत बढ़िया रहे और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा रहे, जो हर कंपनी के मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। कोई नया प्रोडक्ट बनाता है, कोई नया मार्केट में जाता है, ये सब तो स्ट्रेटजीज ही हैं। ये सब तो कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करता है, ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रेटजीज। प्रोएक्टिव एक्शंस हुआ, लेकिन हर चीज उनके हिसाब से तो नहीं हो सकता ना। कुछ तो अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट होगा, कोविड आ गया। कुछ फ्रेश मार्केट कंडीशंस होंगी, कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए। तो अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट या फ्रेश मार्केट कंडीशंस आया जो तुमको पहले नहीं मालूम था, अब उसके लिए उसको अकाउंट फॉर करना होगा, तो उसके लिए आ जाते हैं रिएक्शंस। तो स्ट्रेटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इंप्रूव मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, and on the other hand due to unanticipated developments and fresh market conditions वहां reactions लग सकता है। so इसीलिए प्रोएक्टिव को हम हमेशा बोलते हैं प्लान्ड स्ट्रेटजी और रिएक्शंस को, रिएक्टिव को हम हमेशा बोलते हैं अडेप्टिव स्ट्रेटजी। अडेप्टिव रिएक्शंस तुमको लगती हैं। प्रोएक्टिव जो अपना स्ट्रेटजी है, तीसरा पॉइंट, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी वो बनता कैसे है? दो चीज से, या तो तुम्हारा प्रायर एक्सपीरियंस रहा होगा या तुम कोई नई तरकीब लाने वाले हो। प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस और न्यूली लॉन्च्ड मैनेजरियल इनिशिएटिव्स। प्रायर एक्सपीरियंस, प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस और न्यूली लॉन्च्ड मैनेजरियल इनिशिएटिव्स, कुछ नया तरकीब तुम लाने वाले हो, इससे तुम्हारा प्लान्ड स्ट्रेटजी बनता है। बट ऑब्वियसली देयर हैव टू बी कॉम्पिटिटिव कंडीशंस है मार्केट में, जिसकी वजह से तुमको एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आ सकता है, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स आ सकती हैं, जिसके लिए रिएक्शन या एडजस्टमेंट तो लगेगा ही। ठीक है, तो कोई कॉम्पिटिटिव कंडीशंस होंगे जो अनएक्सपेक्टेड टर्न या अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स आ सकते हैं, जिसके लिए तुमको रिएक्शन या एडजस्टमेंट लगेगा। 3 पॉइंट हुआ। फिर लास्ट कंक्लूजन में तुम क्या लिखोगे? क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटजी involves a proactive or an intended strategy, planned strategy को intended बोला, proactive, और जो prior successful experience पे based है, और and it also involves successful reactions या adaptations due to changes in fresh market, due to changes in unanticipated developments, वो हो जाता है तुम्हारा adaptive या reactive strategy। 4 पॉइंट ये, और लास्ट में तुमको एक लिखना है एग्जाम्पल, जो अपने एयरटेल और जियो का यहाँ एग्जाम्पल देके रखे। एयरटेल भी जब आया था 1.5 GB पर डे, सॉरी 1.5 GB पर मंथ, उसका एक वो प्लान स्ट्रेटजी था, बट उससे थोड़ी पता था कि जियो आने वाला है मार्केट में। जियो आया, उसके लिए अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट या फ्रेश मार्केट कंडीशन था, अब उसको रिएक्शंस लाने पड़े, उसको मॉडिफाई करना पड़ा अपना स्ट्रेटजी, वो भी 1.5 GB पर डे पर लाया। सो दैट इज अ स्ट्रेटजी। ये डायग्राम भी तुम देख लो। तो सबसे पहला प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शन या न्यूली लॉन्च मैनेजरियल इनिशिएटिव्स, इससे बनता है अपना ओवरऑल, इससे बना प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। प्लस अगर तुम रिएक्टिव स्ट्रेटजी लाओगे, किस वजह से आता है ये? अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट या फ्रेश मार्केट कंडीशंस के कारण, उससे रिएक्टिव स्ट्रेटजी आया। तो ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? ओवरऑल स्ट्रेटजी अपना बनता है। सिंपल 5 पॉइंट। पहला वाला, इट इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस, जिसकी वजह से तुम सक्सेसफुल मार्केट पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेटर करते हो। दूसरा, मार्केट कंडीशन या अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स के कारण रिएक्शंस भी लगते हैं तुम्हें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रोएक्टिव इज नोन एज प्लान्ड स्ट्रेटजी और रिएक्टिव इज नोन एज अडैप्टिव रिएक्शन या अडैप्टिव स्ट्रेटजी। तीसरा, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बनता कैसे है? ड्यू टू प्रायर सक्सेसफुल एक्सपीरियंस, प्रायर प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस या न्यूली लॉन्च्ड मैनेजरियल इनिशिएटिव्स, ये दो चीज से प्लान स्ट्रेटजी बना। साथ में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड टर्न आ जाए तो उस वजह से तुमको रिएक्शंस देने पड़ेंगे। और चौथा वाला, कंक्लूजन, क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स बोथ प्रोएक्टिव या इंटेंडेड स्ट्रेटजी एंड रिएक्टिव या अडैप्टिव स्ट्रेटजी। परफेक्ट है यहां तक? लास्ट वाला ये एग्जांपल आ गया, और चाहो तो ये डायग्राम बना देना। मेरा रिकमेंडेशन होता है डायग्राम तुम जितना बनाओ बना के आना, क्योंकि मैक्सिमम लोग डायग्राम नहीं बनाते, और डायग्राम से वो बहुत कैची होता है। डायग्राम अगर तुम बना दोगे तो एग्जामिनर का नजर तुरंत तुम्हारे डायग्राम पे चले जाएगा। तो इसलिए डायग्राम सेट्स योर पेपर अपार्ट। डायग्राम बहुत इस वजह से बहुत काम का चीज हो जाता है। देन यहां तक स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट बेसिक अपने क्लियर कर लिए। ये वाला सुपर इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था।
नेक्स्ट पार्ट अपने चलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन मैंने उरी मूवी के रेफरेंस से तुमको बताया था। उरी मूवी अपने क्लास 1 में देखते हैं, फर्स्ट क्लास में देखते हैं, याद करो। तो उरी मूवी में तुमको याद है क्या? सबसे पहला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस, यानी मैनेजर्स ये प्रोसेस करते हैं, मैनेजर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। अब यहां हो क्या रहा है? सबसे पहले तो अपना एक विजन बनता है। इंडियन आर्मी का विजन था बॉर्डर्स को सिक्योर रखना ताकि इंडिया स्लीप्स पीसफुली। उसका ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है कि भाई, और फिर अटैक हुआ, विजन हिला, पाकिस्तान ने अटैक किया, विजन हिला, तो फिर इंडियन आर्मी ने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि भैया टेररिस्ट को अपने को खत्म करना है, टेररिस्ट को खत्म करना है। ऑब्जेक्टिव सेट हुआ। अब उसके लिए उसने एक स्ट्रैटेजी बनाया था, 4 टीम्स में डिवाइड किया, 20-20 करके ईच। फिर वो लोग अपना अपना उनका टारगेट था, तो स्ट्रैटेजी को बनाया। स्ट्रैटेजी बनाने से तो काम नहीं होगा ना, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट किया फिर उन लोगों ने। वो दिन आया जब वो एक्चुअल में हेलीकॉप्टर में जाके स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना चालू कर दिए। इंप्लीमेंट करने के बाद साथ साथ में मॉनिटरिंग भी चल रहा था कंट्रोल रूम से कि सब कहां है, क्या है, सबका टारगेट मीट हुआ कि नहीं, सब उसका साथ साथ में मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन भी चल रहा था। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ आ जाए, इंप्लीमेंटेशन में कहीं कुछ गड़बड़ आ जाए, कुछ नया रिस्पॉन्स आ जाए, तो अपने को क्या लगता है? करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। तो अपने फिर करेक्टिव एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, जो कि तुम्हारी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी हो गया। तो सिंपल 5 पॉइंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है? ये एक मैनेजरियल प्रोसेस है, ठीक, जिसमें सबसे पहले एक विजन बनाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाया जाता है, क्राफ्टिंग का स्ट्रैटेजी। उसको इंप्लीमेंट करते हैं, टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। उसमें कुछ चेंजेस अगर आ जाए तो वी नीड करेक्टिव एडजस्टमेंट्स वेरेवर नेसेसरी। परफेक्ट। अब इसमें 3 चीज हो सकता है, इनफैक्ट 2 क्वेश्चन इससे आ सकता है। एक आएगा इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स, दूसरा आएगा लिमिटेशंस। इंपॉर्टेंस या बेनिफिट से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, सुपर इंपॉर्टेंट है। दूसरा लिमिटेशन से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, सुपर इंपॉर्टेंट है। 3 इसका तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव, एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस, और तीसरा लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का 2 ऑब्जेक्टिव होता है, जस्ट एमसीक्यू के लिए याद रख लो, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आता भी नहीं है कभी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सबसे बड़ा काम है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो तुमको देता है। 2 कंपनी है, कोई एक कंपनी स्ट्रैटेजिकली काम कर रही है, कोई दूसरी कंपनी है जो रैंडम अल्टप्पा काम कर रही है। तुम अपने में सोचो ना, एक जन है जो स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ रहा है, दूसरा जन जो बस जो बुक दिखा, जो चैप्टर उसको समझ में आया, जो अच्छा लगा वो पढ़ रहा है, बट वो ये ट्रैक नहीं रख रहा कि कितना हो गया, कितना बाकी है, कौन सा चैप्टर्स बाकी है, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो ये ट्रैक नहीं रख रहा। तो हु विल बी बेटर, हु विल हैव दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? जो स्ट्रैटेजिकली पढ़ रहा है। करेक्ट। वही चीज कंपनीज में भी होता है, जो स्ट्रैटेजिकली बिजनेस करती हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स, मार्केट्स वगैरह को स्ट्रैटेजिकली डिजाइन करते हैं, दे हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और जो अदरवाइज काम कर रही है, दे डोंट हैव दैट एडवांटेज, तो इसलिए वो आउट परफॉर्म कर सकती हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को। तो इट गिव्स यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दूसरा, स्ट्रैटेजी तुमको हमेशा गाइड करेगा। जब तुम अपने पढ़ने का स्ट्रैटेजी बनाए, तुमको भी तो वो गाइड कर रहा है ना कि कब कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम में लगाना है, कब पढ़ना है, तो तुमको एक गाइड करता है। सो इसका 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स रहता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना एंड इट गाइड्स द कंपनी। सिंपल। अब चलते हैं इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स के ऊपर में। फर्स्ट लॉकडाउन से इसको रिलेट किए थे। सबसे पहले हेड पॉइंट्स को रिपीट करना अपने को। हेड पॉइंट पे पहले कंफर्ट डालेंगे, फिर अंदर का देख लेंगे। इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्लास फर्स्ट लॉकडाउन को इमेजिन करो, इंडिया का फर्स्ट लॉकडाउन क्या था? प्रोएक्टिव स्टेप था, रिएक्टिव नहीं था। प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। दूसरा, वहां पे डायरेक्शन सबको क्लियर था, ऑब्जेक्टिव क्लियर था, कोविड का स्प्रेड हमको नहीं ला, कोविड स्प्रेड नहीं होने देना है। सबके लिए फ्रेमवर्क डिसाइड करके दे दिया गया था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था कि भैया कौन सा दुकान कब खुलेगा, कौन सा दुकान बंद रहेगा, मूवी थिएटर्स बंद रहेंगे, ये सब दिया हुआ था। फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन बनाया गया था। चौथा, पाथ फाइंडर अप्रोच था। ये क्यों किया गया? क्योंकि तब तक मीनवाइल अपने सोचे कि करना क्या है। पाथ फाइंडर, इट एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर, तुमको आगे का रास्ता निकालने में हेल्प करता है। और मीनवाइल जब तक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो रहा है, जब तक लॉकडाउन चल रहा है, मीनवाइल तुम वैक्सीन भी बनाने लग गए साइमल्टेनियसली, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, ताकि ऐसा नहीं हो कि भैया सब अपने हाल पे ही छोड़ दिए गए। वैक्सीन का भी काम चालू हो गया, तो लोगों को बचा के रखा था। इसीलिए लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस, इंडिया का एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ा, नहीं तो इसका भी चाइना जैसा हालत हो जाता, लोग मरते रहते, कम डेथ्स हुआ ना इंडिया में। तो लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस आया, और लास्ट में इंडिया ने कोर कॉम्पिटेंसीज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर लिया। फर्स्ट लॉकडाउन इंडिया का इतना ब्यूटीफुल था
कि अदर कंट्रीज भी इसको देख के फॉलो करने लगे. इट क्रिएटेड कोर कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर इंडिया. करेक्ट. उतना ही खराब सेकेंड लॉकडाउन था. क्लियर हुआ 7 पॉइंट. तो सबसे पहला प्रोएक्टिव, मेरे साथ साथ रिपीट करते चलना होगा. प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, डायरेक्शन ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड कर दिया हमको, फ्रेमवर्क दे दिया डिसीजंस लेने के लिए. इट एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर. कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म है, ज्यादा गलती वलती नहीं हो ये इंश्योर कर देता है. लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस बढ़ाया, ज्यादा लंबा हम लोग काम कर पाएंगे. और इट क्रिएट्स कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अंदर का 1-2 पॉइंट्स अगर देखना हो, कीवर्ड देख लो. प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, अभी पढ़ के आया, तुम ज्यादा जल्दी एक्शन ले पाओगे रादर देन बिकमिंग मियर स्पेक्यूलेटर्स. डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, ये तुमको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन करके दे देता है. एंड जो तुम अचीव कर पाते हो, एंड इट इज इन लाइन विद विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. अभी नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे. फ्रेमवर्क फॉर डिसीजंस, ये तुमको बताएगा कि भाई कौन से बिजनेस में, कौन से प्रोडक्ट में, कौन से मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट, क्या स्ट्रक्चर वगैरह होना चाहिए तुम्हारा, क्या बिजनेस करो, क्या प्रोडक्ट में जाओ, कौन से मार्केट में जाओ, ये सब तुमको बता के रखेगा. उसके बाद एक्ट एज अ पाथ फाइंडर, वो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज क्या है मार्केट में वो तुमको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में. एंड यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज एज वेल. कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, वो अवॉइड करेगा कि ये तुमको हेल्प करेगा कि तुम ज्यादा मिस्टेक्स या पिटफॉल्स ना करो. देखो, इट हेल्प्स यू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स जो तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है. नोकिया वाला एग्जांपल, नोकिया ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया होता तो उसको मालूम होता कि एंड्रॉइड पे शिफ्ट कर जाना है. करेक्ट. लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव इन द लॉन्ग रन. और लास्ट में कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्ड करने में हेल्प करता है. इसके लिए क्लास में मैंने आपको इंडिगो का बिजनेस पॉलिसी बताया था. हाउ वाज इंडिगो डिफरेंट फ्रॉम अदर एयरलाइन कंपनीज, खाली वही एकलौता प्रॉफिट मेकिंग क्यों है, इसका आपने डिस्कस किए थे. एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस डन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको रीड करके आगे भाग जाएंगे. लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस. तो 1 नंबर का डेफिनेशन और 4 पॉइंट लिमिटेशंस का क्वेश्चन. इधर देखो, लिमिटेशंस क्या था. इंडिया का सेकंड लॉकडाउन. इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट. कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट रिस्पॉन्सेस, कब क्या हो जाए मालूम नहीं, फ्यूचर को एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता ना. कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, सब कुछ कॉम्प्लेक्स है. अब उसमें तुम रिस्पॉन्सेज को कैसे एस्टिमेट करोगे, कौन क्या कब करने वाला है, कॉम्पिटिटर्स, ये डिफिकल्ट टू एस्टिमेट. प्लस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना है तो इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस. क्यों? क्योंकि इसके लिए तुमको एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ेंगे, हो सकता है तुम ना कर पाओ ये काम. तो इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस. और जो एक्सपर्ट भी आ जाएगा उसको भी तो टाइम लगेगा ना काम करने में. वो सारा रिसर्च करेगा, सब कुछ छानबीन करेगा, फिर जाके कुछ एडवाइस कर सकता है ना. सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इसका लिमिटेशन क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट रिस्पॉन्सेज है, कब कौन क्या करेगा मालूम नहीं, कॉस्टली प्रोसेस है एंड अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में क्या बोला, एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, टर्बुलेंट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट. अब उसमें भी यही बोला है कि फ्यूचर का एस्टिमेट गलत भी हो सकता है, और वो हमारे प्लान्स को खराब कर सकता है. फ्यूचर का एस्टिमेट है, गलत हो गया तो हमारा प्लान्स में नुकसान हो जाएगा हमारे प्लान्स पे. जैसे कि अपना ईवी इंडस्ट्री आज के दिन में कॉम्प्लेक्स. तुम देखो ना, मारुति पहले बोला कि हम ईवी नहीं बनाएंगे, अब देखो ईवी बनाने में आ गया. तो इस तरह से उसको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ रहा है. क्यों? इट इज अ कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट. आज भी नहीं मालूम कि कल क्या होगा. हो सकता है कल को ईवीज में गवर्नमेंट ज्यादा प्रमोट कर दे, हो सकता है ना करे. तो एस्टिमेट अबाउट द फ्यूचर कैन गो रॉन्ग. फ्यूचर इज अनएंटिसिपेटेड. नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट रिस्पॉन्सेज. यही बात है, इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज टू अ फॉर्म स्ट्रेटजी. हम तो कुछ फॉलो कर लिए बट उस पर कॉम्पिटिटर क्या रिस्पॉन्स करेगा हमको मालूम ही नहीं है. तो डिफिकल्ट टू एस्टिमेट रिस्पॉन्सेज. नेक्स्ट, कॉस्टली प्रोसेस, एक्सपर्ट्स लगेंगे विच आर एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्लानिंग. तुम प्लान ही करते रह जाओगे भैया. इट इज मच बेटर टू एक्ट रादर देन टू प्लान. तो तुम प्लान ही करते रह जाओगे और पता चलेगा जब एक्शन वाला स्टेप आया तुम फेल हो गए उधर. तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्लानिंग. यहां तक डन है. ये अपना एक पहला पार्ट डन हो गया. फिर अपने चलते हैं विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का डिस्कशन पे. विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट पार्ट यहां तक डन है. किसी को कोई दिक्कत, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? एकदम कंफर्ट है, स्पीड सही है, बता दो तब तक तुम लोग प्लीज.
चलो ठीक, अब एक और सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, विजन मिशन उसके बाद जाएंगे। एक और सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तीन लेवल्स होते थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तीन लेवल होता था, याद है क्या? सब आईटीसी का ये रेफरेंस डायग्राम देखो, आईटीसी लिमिटेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कॉर्पोरेट लेवल हुआ, टॉप लेवल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल। अब उससे अलग अलग बिजनेसेस आते थे, बिजनेसेस या डिविजन, अलग अलग बिजनेस या अलग अलग डिविजन, वो हुए कॉर्पोरेट, वो हुए बिजनेस या डिविजनल लेवल मैनेजमेंट, बिजनेस या डिविजनल लेवल मैनेजमेंट। वो अलग अलग बिजनेसेस के लिए, अब वो अलग अलग बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आईटीसी के नीचे एफएमसीजी, टोबैको, होटल्स और पेपर डिवीजन, तो ये चार उसका अलग अलग बिजनेस है, ये चारों का अलग अलग हेड्स होगा, तो इनको हम बोलते हैं बिजनेस या डिविजनल लेवल मैनेजमेंट। इसका खास बात क्या है, अब टोबैको वाला हेड इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टोबैको, उसको एफएमसीजी, पेपर, होटल्स इन सबसे कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली होटल्स का हेड इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर होटल्स। उसके नीचे हर एक डिवीजन के नीचे, हर एक डिवीजन के नीचे, टोबैको के नीचे, एफएमसीजी के नीचे, पेपर के नीचे, होटल्स के नीचे कुछ फंक्शंस आएंगी, कुछ फंक्शंस होंगी। क्या फंक्शंस होंगी? जो उनके लिए रेलेवेंट फंक्शंस हो। जैसे टोबैको के लिए क्या रेलेवेंट फंक्शंस है? सबसे पहले टोबैको परचेज करो, फिर प्रोडक्शन करो सिगरेट्स का, उसको सेल्स एंड मार्केटिंग करना होगा, एचआर होंगी जो सबका ध्यान, सबको ध्यान रखें, हाँ, और अकाउंटिंग फाइनेंस होगा, टैक्सेशन वगैरह, सिगरेट्स में टैक्स बहुत है तो टैक्सेशन टाइम टू टाइम भरते जाए। फाइनेंस कैश रिच बिजनेस है, क्या करे इस पैसे का, कहां इन्वेस्ट करे, तो ये टोबैको का डिवीजन हो गया। अब वही तुम होटल डिवीजन अगर जाओ तो कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि होटल सर्विस बिजनेस है, वहां पे तुमको कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन नहीं चाहिए, वहां परचेज होगा, क्योंकि होटल्स के लिए जो जो अपने को मटेरियल चाहिए, जैसे साबुन, शैम्पू, ये सब जो तुम्हारे होटल रूम्स में रहता है, टाल्स वगैरह, वो सब परचेज करते हैं, प्रोक्योरमेंट होगा वहां पे ऑपरेशंस का बहुत बड़ा डिवीजन होगा जो सर्विस वाला होगा, वहां हाउसकीपिंग का एक डिवीजन होगा रूम्स को क्लीन करने के लिए, वहां पे रिसेप्शन का एक डिवीजन होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले लोग होंगे। तो इस तरीके से वो चलता रहेगा। ये लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट। तीन लेवल क्लियर है, कॉर्पोरेट लेवल, उसके नीचे बिजनेस या डिविजनल लेवल, और हर एक बिजनेस या डिविजनल लेवल के नीचे अपना अपना फंक्शनल लेवल। ये होता है एक ट्रू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हर लेवल का अपना अपना काम है, याद रखना। ये कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन मैंने बोला था बुक में नहीं है, इसीलिए यहां पे नोट करवाया था, और इस टर्म के आरटीपी को जाके चेक कर लो, इसका क्वेश्चन है, अपने सॉल्व भी करेंगे उसको, तो इसीलिए अपना एकदम सही चला है। ये वाला देखो, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है? तुम सोचो ना, आईटीसी लिमिटेड के हेड पे बैठे हुए इंसान का काम क्या है? सबसे पहले वो क्या करेगा? ओवरऑल बिजनेस का स्ट्रैटेजी बनाएगा, ओवरऑल बिजनेस का पूरा स्ट्रैटेजी बनाएगा। नेक्स्ट वो विजन एंड मिशन बना लेगा, हर एक बिजनेस के लिए क्या विजन मिशन होना चाहिए वो डिसाइड कर लेगा। थर्ड, वो पहले तो ये डिसाइड करेगा कि भैया कौन सा बिजनेस में हमको करना है, कौन सा बिजनेस नहीं करना है, किस बिजनेस में जाना है, किस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, तो डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा विच बिजनेस टू बी इन। फिर वो डिसाइड करेगा कि हर बिजनेस को रिसोर्सेज यानी पैसा कितना देना है, बजटिंग तो वही करेगा ना टॉप लेवल, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन बिजनेसेस, और लास्ट में वो हर एक बिजनेस के लिए लीडर अपॉइंट करेगा। फंक्शनल बिजनेस मैनेजमेंट को अपॉइंट तो ऊपर वाले लोग ही करेंगे ना, तो हर लेवल के लिए लीडर अपॉइंट करेगा और मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। अगर उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो टॉप लेवल विल ऑलवेज हेल्प, क्योंकि काम तो उनका ही है। और लास्ट, अगर कहीं कुछ मर्जर एक्विजिशन, यहां लिखा नहीं है, ऐड कर सकते हो, अगर कहीं कहीं मर्जर एक्विजिशन करना है, कहीं कोई मर्जर एक्विजिशन करना है, तो ये लोग का ही डिसीजन होता है मर्जर एक्विजिशन का, क्योंकि उसमें बहुत पैसे लगते हैं, इसीलिए टॉप लेवल का डिसीजन होता है मर्जर्स और एक्विजिशन करना, या कहीं डाइवर्सिफिकेशन करना है तो वो उनका डिसीजन। 6 काम होता है इसका। सबसे पहला ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी बनाना, नेक्स्ट विजन एंड मिशन बनाना, थर्ड डिसाइड करना कौन से बिजनेस में जाए कौन से में नहीं जाए, फोर्थ एलोकेशंस देना सब सारे बिजनेसेस को, फिफ्थ हर एक बिजनेस के लिए लीडर अपॉइंट करना, मोटिवेशन प्रोवाइड करना, और लास्ट में ये मर्जर्स एक्विजिशन डाइवर्सिफिकेशन सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिविजनल या बिजनेस लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं? ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहला ये अपने बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बना रहे, ये अपने बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा। टोबैको वाला टोबैको के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा, अपने बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा। दूसरा, ये ब्रिज की तरह होता है, ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी को लेगा, उसको स्पेसिफिक ऑपरेशंस के स्ट्रैटेजी में बदल के नीचे वाले लोगों को कन्वे कर देगा। तो ये थोड़ा सा एक ब्रिज, एक लिंक की तरह काम करता है, ट्रांसलेट करता है जेनेरिक स्ट्रैटेजीज इनटू स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज। और लास्ट फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट इंडिविजुअल फंक्शंस के लिए, ऑपरेशंस के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे।
मतलब वो अपने अपने कामों के लिए स्ट्रैटेजी बनाए। परचेज वाला परचेज का स्ट्रैटेजी बनाएगा, उसको सेल्स से कोई मतलब नहीं है। सेल्स वाला सेल्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा, उसको प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो ये सब अपने अपने फंक्शंस के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ये लोग ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। अगर तुमको एमसीक्यू में आइडेंटिफाई करना हो तो तुमको पता चलेगा ये लोग ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, और इसका दूसरा काम होता है इंप्लीमेंटिंग द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल मैनेजमेंट, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंक्शनल लेवल से भी आ सकता है कि इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट इज वेरी क्लोज टू द कस्टमर। सेल्स डिपार्टमेंट ही है ना विच इज क्लोजर टू द कस्टमर्स, तो वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी प्रोवाइड कर सकती है। तो अब मुकेश अंबानी को थोड़ी ना पता है कि लोग जियो के साथ खुश है कि नहीं है, वो तो जियो के सेल्स लेवल मैनेजमेंट कस्टमर केयर को मालूम है कि कंप्लेंट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही है। सो दे कैन प्रोवाइड, दे हैव ग्राउंड रियलिटी, वो बहुत बढ़िया फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं बिजनेस और कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट को। इसीलिए फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट आर क्लोजर टू कस्टमर, दे कैन प्रोवाइड एक्चुअल फीडबैक टू कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल मैनेजमेंट, इसीलिए दे मस्ट बी इन्वॉल्वड इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। बोलो 3 लेवल डन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है और इससे क्वेश्चन आ सकता है। परफेक्ट, यहां तक डन हुआ। चलो नेक्स्ट पार्ट अपना आएगा विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अभी चलते हैं विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। 2 एग्जांपल्स अपने लिए थे बहुत डिटेल में, एक अपने पढ़ाई को लेके और दूसरा जियो का एग्जांपल। पढ़ाई को लेके अगर ले, विजन क्या है तुम्हारा, कुछ अच्छा बनना है, सक्सेसफुल बनना है, रिच बनना है तुमको, दैट इज योर विजन। कभी पूरा नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड है। मुकेश अंबानी भी आज के दिन अपने आप को अमीर नहीं बोलेगा, हाँ समझेगा जरूर, लेकिन कभी उसको देखा है टीवी पे आके बोला कि बहुत अमीर बन गया और काम नहीं करना। तो विजन ऐसा चीज है जो कभी अचीव नहीं होगा, वो चेंज होता जाएगा हमेशा। तुम अगर अमीर बन गए, तुम बोलोगे और अमीर बनना है, तो वो उस तरह से चलता जाएगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट आता है विजन मिशन। अभी विजन को अचीव करने के लिए तुम कर क्या रहे हो, तुम बोले हमको सक्सेसफुल बनना है और घर में पड़े हो, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। यू आर डूइंग सम, कुछ मेहनत कर रहे हो, तुम कुछ काम कर रहे हो, मेरे साथ बैठे हो, रिवाइज कर रहे हो। तो मिशन क्या है तुम्हारा, परस्यूइंग सीए। आज के दिन क्या कर रहे हो जिसके वजह से तुम सक्सेसफुल बन सकते हो। तो आज के दिन तुम विजन को अचीव करने के लिए कर क्या रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग एट प्रेजेंट, दैट इज योर मिशन। विजन हो गया फ्यूचर, जो तुमको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, रास्ता दिखाएगा कहां जाना है। मिशन है जो तुम आज के दिन कर रहे हो ताकि तुम कल को अपना विजन अचीव कर पाओ, विजन की तरफ बढ़ पाओ, दैट इज योर मिशन। अब उसको फिर हम ब्रेक करते हैं गोल्स में। सीए करने से तुम कैसे डिसाइड कर पाओगे, सीए को भी तो तुमको ब्रेक करना पड़ेगा ना, लंबा चौड़ा 5 साल का चीज है ये। गोल्स में ब्रेक करते हैं। गोल्स में कैसे, सबसे पहला फाउंडेशन किया, उसके बाद अभी इंटर कर रहे हैं, इंटर के बाद आर्टिकलशिप होगा, आर्टिकलशिप के बाद अपने फाइनल पे चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ब्रॉडर इन स्कोप है, तुमको अलग अलग टारगेट्स में तोड़ दिया क्या। ठीक है, सीए कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, लेकिन उसको ब्रेक तो करो। फाउंडेशन, इंटर, आर्टिकलशिप, फाइनल, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अब ये भी ना थोड़ा सा ब्रॉड है। अरे भाई फाउंडेशन में तुमको 2 साल थोड़ी ना लगाना है, तो कौन से लेवल पे कितना टाइम तुमको लगाना है उसका भी तो एक टारगेट होना चाहिए ना। फिर आया अपना ऑब्जेक्टिव। फाउंडेशन में अपने को लगाना है 6 महीना, इंटर में 1 साल, 6 महीना फाउंडेशन से 1 साल, हाँ अभी से नहीं। फाउंडेशन में 6 महीना, इंटर में 1 साल, आर्टिकलशिप में 2 साल और फाइनल में 1 साल। सो टोटल अपना 4.5 साल का ये कोर्स होना चाहिए। कुछ अपने टाइम टारगेट यहाँ पे डिफाइन कर दिए, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 1 साल। परफेक्ट है, लर्न नहीं करना, बस समझने के लिए एक एग्जांपल था। क्लियर है। जियो पे अगर अपने बात करें, सबसे पहला उसका विजन क्या है, डिजिटल इंडिया, इंडिया को डिजिटलाइज कर रहा है। उसके लिए वो आज के दिन क्या क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील कर रहा है, वो सिम कार्ड, फोन, फाइबर, जियो के बहुत सारे जो एप्स है वो सारे में डील कर रहा है। उसका गोल क्या है, उसका गोल है भाई मार्केट लीडर बनना है उसको। अरे मार्केट लीडर बोलने से क्या होगा, कितना सेल्स लाना है, कितना ग्रो करना है, कितना मार्केट शेयर लेना है, ये एग्जैक्ट तो डिफाइन करना होगा ना। तो बोला हाँ हमको 50% मार्केट शेयर चाहिए 2 साल में, पहले 2 साल में, और 50% मार्केट शेयर 2 साल में लेने के बाद में हम हर साल 2 से 3% का मार्केट शेयर बढ़ाते हुए चले जाएंगे, इंक्रीज करेंगे हर साल 2 से 3% का, ये अपना ऑब्जेक्टिव होगा। तो बहुत स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया, तुम देखो टारगेट्स बहुत स्पेसिफिक हो गए। तो यही ऑब्जेक्टिव को जब तुम्हारा एकदम
स्पेसिफिक टारगेट सेट हो जाता है। जैसे तुम्हारा आज के दिन टारगेट एकदम क्लियर है भैया, अब अपने को इंटर खत्म करना है, नेक्स्ट जो अपना अटेम्प्ट आ रहा है उसके अंदर में ही इंटर सल्टाना है, करेक्ट, यही टारगेट है। तो अब इसको फॉलो करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए तुम क्या बनाते हो? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तुम स्ट्रैटेजी बनाते हो। स्ट्रैटेजी बनाया, सपोज करो ये रिवीजन है, पहले का स्ट्रैटेजी, अभी नहीं फॉलो कर लेना इसको। स्ट्रैटेजी बनाया, अब स्ट्रैटेजी फॉलो कैसे करता है? स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए पॉलिसी चाहिए। तुम पढ़ने का तो स्ट्रैटेजी बना लिए, लेकिन पढ़ने के लिए तुमको फोन साइड रखना होगा ना, वरना पता चलेगा यहां मैं बोले जा रहा हूं, तुम्हारा वीडियो ऑन है, लेकिन तुम फोन में इंस्टा रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो, वो तो नहीं चलेगा। तो पॉलिसीज बनाना होगा। फोन को साइड रखा, सुबह जल्दी उठा, ऐसा कुछ गुड पॉलिसीज होने चाहिए तुम्हारे पास, समथिंग विच यू फॉलो। अब उसमें फंड्स लगेगा, मैन पावर लगेगा। फंड्स तुम ट्यूशन वगैरह लिए, फंड्स लगा, मैन पावर लगा, तुमको खुद ही मैन पावर हो इस केस में, रिसोर्सेज लगा बेसिकली, और एक वर्क कल्चर लगेगा। 3 चीज लगता है स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में। सबसे पहला पॉलिसीज, दूसरा रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में टाइम आएगा, मैन पावर आएंगे, फंड्स आएगा, और तीसरा तुमको एक वर्क कल्चर लगेगा। तुम शोर शराबा में तो नहीं पढ़ सकते ना। एक छोटा बच्चा है तुम्हारे घर में, वो हल्ला हल्ला करे जा रहा है और सब एकदम चहल पहल का माहौल है, उसमें तुम कैसे पढ़ोगे बताओ? तो एक स्टडी इन्वायरमेंट चाहिए तुमको, करेक्ट। इसलिए कभी देखो अगर तुम्हारे घर में पढ़ाई नहीं होता, तुम लाइब्रेरी चले जाते हो, क्यों जाते हो? एक वर्क एनवायरमेंट के लिए तो जाते हो। सेंस बना? तो सबसे पहला विजन बनता है, उसके बाद मिशन आता है, उसके बाद गोल्स आता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी स्पेसिफिक टारगेट, जिसको अचीव करने के लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी को बेस्ट पॉसिबल मैनर में इंप्लीमेंट करने के लिए अपने को 3 चीजें चाहिए। सबसे पहला पॉलिसीज चाहिए, दूसरा अपने को रिसोर्सेज चाहिए, फंड्स, मैन पावर एंड टाइम, तीसरा अपने को चाहिए वर्क कल्चर या एक क्लाइमेट जो अपने को काम करने के लिए मोटिवेट करे। वो वैसा एक वर्क कल्चर या क्लाइमेट होना चाहिए। परफेक्ट है। अब रहा बात विजन है क्या, 4 पॉइंट यहीं पे है। सबसे पहला ये बताएगा वेयर द कंपनी इंटेंड्स टू गो, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, वेरी वेरी लॉन्ग टर्म होगा, ये प्रैक्टिकली कभी अचीव नहीं हो सकता। वेयर द कंपनी इंटेंड्स टू गो, फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, लॉन्ग डायरेक्शन बताएगा एंड वेरी लॉन्ग टर्म होगा। मिशन क्या होता है? मिशन होता है व्हाट इज द कंपनी डूइंग टुडे, हु इज द कंपनी, व्हाट इज द कंपनी डूइंग, उसका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है ये बताएगा। वो प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट फोकस है, हेल्प करेगा विजन को अचीव करने में, और ये लॉन्ग टर्म होगा। वेरी लॉन्ग टर्म विजन होता था, ये बस लॉन्ग टर्म होगा। तो तुमको इससे डिफरेंस भी मिल जाएगा विजन और मिशन के बीच में। क्लियर है? गोल्स क्या होगा? गोल्स आर ब्रॉडर इन स्कोप। गोल्स और ऑब्जेक्टिव जैसे दोनों ही क्या होते हैं? टारगेट्स, बेंचमार्क्स, यार्डस्टिक्स, और टारगेट्स, बेंचमार्क्स, ये अपने क्या है और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर टारगेट्स, कुछ स्पेसिफिक टारगेट जो तुम अचीव करना चाह रहे हो। जैसे इंटर खत्म करना है, दैट इज योर टारगेट, जो तुमको अचीव करना है, उसके लिए तुम काम करोगे। तो टारगेट्स, और फिर बेंचमार्क हो। बेंचमार्क मतलब जिससे तुम कंपेयर करते हो यहाँ ये अचीव हुआ कि नहीं। जैसे फाउंडेशन करना था, तब तुम बोल सकते हो ना, हाँ फाउंडेशन मेरा हो गया, तो टारगेट था उसको अचीव कर लिया, वो बेंचमार्क बन गया, कंपेयर किए कि हाँ ये काम हो गया। तो बेंचमार्क, टारगेट, बेंचमार्क और यार्डस्टिक्स। यार्डस्टिक्स भी बेंचमार्क ही होता है, ठीक है। ये और डिटेल में अपने डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल जब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का डिस्कशन करेंगे। नथिंग टू वरी। गोल्स क्या होता है? गोल्स आर ब्रॉडर इन स्कोप, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, ओपन एंडेड है, ब्रॉडर इन स्कोप। इसको हम ये भी बोलते हैं, यहां तुम लिख सकते हो, इसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड, इसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड। ब्रॉडर इन स्कोप है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ओपन एंडेड चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव का अगर आपने बात करें, दे आर मोर स्पेसिफिक, ये बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं, इसमें एक टाइम फ्रेम भी अटैच्ड है, और ये क्लोज्ड एंडेड है। मोर स्पेसिफिक है, टाइम फ्रेम भी है, एंड दिस इज क्लोज्ड एंडेड, मतलब ये स्पेसिफिक है, टाइम के साथ टारगेट तुमको बताएगा कि कितना सेल्स करना है, कितना मार्केट शेयर गेन करना है, वगैरह वगैरह। अब अगर तुम यहां पे पढ़ेगा ना विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, तुमको देखो बहुत ब्यूटीफुली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां पे आ जाओ, कहां गया, ये रहा पेज 7। देखो विजन, विजन क्या बोला, वो 4 चीज तो तुमको याद ही है, 4 चीज अभी अपने पढ़े। वेयर द कंपनी इंटेंड्स टू गो, वेयर आर वी टू गो, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, वेरी लॉन्ग टर्म होगा, डायरेक्शनल पाथ दे दिया। एक चीज और तुमको ये याद रखना है, सीएम का विजन है टीपी करना, इससे आगे नहीं बोल सकते, इतना ही। सीएम का विजन है टीपी करना। सी कस्टमर ओरिएंटेड होगा, कस्टमर फोकस होगा। एम मार्केट फोकस होना चाहिए, मतलब बेसिकली तुम विजन में 4 चीज के बारे में बात कर सकते हो, कस्टमर्स, मार्केट्स। टी टेक्नोलॉजी और पी प्रोडक्ट्स।
तो तुम कैसा टाइप का तुम्हारा कस्टमर है, किस टाइप के मार्केट में तुम जाना चाहते हो, टेक्नोलॉजी क्या है तुम्हारा, और प्रोडक्ट्स किस तरीके का है। तो तुम सीएम का विजन है टीपी करना, ये विजन हुआ। उसके बाद मिशन क्या है, वो एक एक क्वेश्चन को भी देखेंगे। मिशन क्या है, वही चार चीज जो अपने पढ़े। व्हाट बिजनेस इज द कंपनी डूइंग, व्हाट डू वी डू, हु आर वी, करेक्ट। मिशन हेल्प्स इन अचीविंग द विजन, वो तुम्हारा प्रेजेंट फोकस होगा। ये लिखा नहीं है, वहां पे लिखे थे अपने सारा कुछ, ये प्रेजेंट फोकस होगा। एंड ये तुमको बताएगा तुम्हारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या है जिसमें तुम डील कर रहे हो, और ये लॉन्ग टर्म होगा। इसमें भी वो वाला अप्लाई हो जाएगा, सीएम का विजन है टीपी करना। मिशन में भी तुमको कस्टमर, मार्केट्स, टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स के बारे में ज्ञान देना पड़ेगा, वो तुमको उसके रेडार में ही बनाना पड़ेगा, अदरवाइज किसको पता चलेगा ये मिशन में तुम बोलना क्या चाह रहे हो। डन है। तो विजन, उसके हिसाब से मिशन बनता है। फिर आता है अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, विजन एंड मिशन को ट्रांसलेट किया जाता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में। दे आर परफॉर्मेंस टारगेट, तो तुमको एग्जैक्ट टारगेट बताती हैं कि तुमको अचीव क्या करना है। फिर ये जो तुम टारगेट एक सेट करके रखे हो, ये जो टारगेट तुमने सेट किया, जैसे सपोज करो ये अपना टारगेट है एसएम का रिवीजन, एसएम का जो पूरा सीरीज है 10 डेज में इसको कंप्लीट करना, दिस इज अ टारगेट, राइट। तो 10 दिन का ये अपना टारगेट बना हुआ है। अब हर दिन अपने चेक करेंगे ना कि हाँ ये 10 दिन का मेरे मन में एक प्लान रेडी है, तो 10 दिन हर दिन मैं चेक करूंगा, कंपेयर करूंगा कि हाँ जो आज का अपना रिजल्ट आया, आउटकम आया, क्या ये टारगेट के साथ अलाइनमेंट में है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना। ऐसा नहीं हो रहा ना कि जल्दी अपने कर दिए या लेट कर दिए। लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जाम आ रहा है। जल्दी अगर अपने कर दिए तो ये इंश्योर करने की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, ये सब इंश्योर करते हुए चलना पड़ेगा। तो ये अपने रिजल्ट और आउटकम्स को बताता है टारगेट्स, करेक्ट। और वो यार्डस्टिक्स होते हैं जो कंपेयर करने में हेल्प करता है कि हाँ 10 दिन का टारगेट था, चलो 5 दिन में अपना आधा खत्म हो गया, तो ठीक है, वी आर ऑन ट्रैक। तो यार्डस्टिक्स का काम करता है। क्लियर हुआ, चलेगा। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का ये डिफरेंस आ गया। गोल्स आर ओपन एंडेड, जो अभी लिखा दिया था, ब्रॉडर इन स्कोप है, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। ऑब्जेक्टिव्स क्लोज्ड एंडेड होते हैं, मोर स्पेसिफिक, प्रिसाइज होंगे, और इनका एक टाइम फ्रेम भी होता है। अब विजन के अंदर में एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन। एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन, चार चीज। क्या चार चीज? सबसे पहला, ये क्रिएटिवली बनाना पड़ता है, तुमको क्रिएटिवली सोच समझ के बनाना पड़ेगा, क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व होता है इसमें। दूसरा, ये इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप का काम है। तुम किसी मामूली से एम्प्लॉय को नहीं बोल सकते विजन बनाओ मेरा, नहीं, वो एक एंटरप्रेन्योर बनाता है। रिलायंस का विजन मुकेश अंबानी बनाएंगे, जोमैटो का विजन दीपेंद्र गोयल बनाएगा, एंटरप्रेन्योर बनाता है, हर कोई नहीं बनाता, ये इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप का काम है। तीसरा, ये इल्यूमिनेट करता है, ये तुमको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, तो अपने पढ़ाई बाकी सबको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। और चौथा, वो एंथुजियाज्म जगा के रखता है पूरे कंपनी के अंदर में, यहाँ भी अपना कंपनी ये करने वाला है, वो करने वाला है, इस ये अपना टारगेट्स है। तो स्ट्रॉन्ग टारगेट्स, अच्छी टारगेट्स होंगे, वो तुमको एक एंथुजियाज्म, तुमको भी तो मोटिवेशन देता ना, ये बनना है। अगर तुम ये सोचते हो तो तुमको मोटिवेशन आएगा ना, इट क्रिएट्स एन एंथुजियाज्म। 4 पॉइंट। क्रिएटिव थिंकिंग के साथ तुमको काम करना पड़ेगा। इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, और चौथा एंथुजियाज्म जगा के रखेगा। या तो तुम ऐसे कर लो लर्न, और नहीं तो ये भी कर सकते हो। विजन, एक लाइन भी है, विजन इज द सीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सीड में एस होता है, मालूम है मेरे को, लेकिन यहां पे सी ही है। विजन इज द सीड, सीड समझता ना, सीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक चीजें जो हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। सी क्रिएटिव थिंकिंग, ई एंटरप्रेन्योरशिप, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ई एंथुजियाज्म, और डी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये 4 पॉइंट तुमको याद हो गए, परफेक्ट। अब बाकी एग्जांपल्स है, इसको एक बार बस रीड कर लेना, जस्ट रीड कर लेना, एमसीक्यू में कोई आया तो आया, वरना नेस्ले का तुम पढ़ लो। विजन और मिशन, समझो चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, तुमको कोई फर्क, मैक्सिमम कंपनी में विजन और मिशन एक ही बनते हैं, विजन एंड मिशन करके वो एक ही बना देंगे। तो रियलिटी में वैसे ही होता है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली उतना काम का नहीं होता। नेस्ले का विजन क्या, देखो, टू बी फ्यूचर ओरिएंटेड, टू बी अ लीडिंग कॉम्पिटिटिव न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी। अब हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी तुमको बताया वो किस प्रोडक्ट्स में डील करना चाहता है, न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी किस प्रोडक्ट्स में डील करना चाहता है।
डिलीवरिंग इंप्रूव शेयर होल्डर वैल्यू, ये सब बाकी ज्ञान, ठीक है। तो बेसिकली वो फ्यूचर टू बी अ लीडिंग कॉम्पिटिटिव न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी, इसमें वो फ्यूचर ओरिएंटेड विजन का भी बात कर दिया और यहां पे प्रोडक्ट से रिलेटेड बात किया। फिर आया अपना मिशन। मिशन का अगर आपने पहले स्ट्रेट एग्जांपल देख लें, एक तो नेस्ले से उसको लिंक कर देते हैं। नेस्ले का मिशन क्या है? वी आर। नेस्ले का मिशन है वी आर, यानी ये प्रेजेंट स्कोप हुआ वर्ल्ड लीडिंग न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी। वर्ल्ड बोलते ही वो मार्केट को कवर कर लिया। सीएम का विजन है टीपी करना, याद रखो, कस्टमर मार्केट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट विजन में प्रोडक्ट बोला था, यहां भी प्रोडक्ट बोला है, लेकिन यहां पे उसने मार्केट में भी चर्चा कर लिया। तो चारों में से कुछ भी कर सकता है। आर मिशन इज गुड फूड गुड लाइफ। गुड फूड बोले तो प्रोडक्ट्स, गुड लाइफ बोले तो कस्टमर। कस्टमर को वो अच्छी लाइफ देना चाह रहा है, तो अगेन यहां पे वो प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स के बारे में बात कर लिया, प्रोडक्ट एंड कस्टमर। मिशन से एक क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हारे आरटीपी में भी आया हुआ है अभी अभी। मिशन से एक क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट। बोले तो सिग्निफिकेंस क्या है मिशन बनाने का, बेनिफिट्स क्या है मिशन बनाने का। मिशन बनाने का अपना 6 या 7 पॉइंट इसमें आएगा। इसके लिए ये नोट मैंने यहां पे लिखा दिया था, लर्निंग ट्रिक था, लर्न करने में हेल्प करेगा। मिशन से अपने को क्या मिलता है? पर्पस मिलता है। पर्पस मिलता है, पर्पस से अपने मिशन प्रोवाइड जस्ट पर्पस, उससे अपने को गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बना पाते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जब बना लेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे, और स्ट्रेटजी को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए अपने को 3 चीज लगता है नॉर्मली, रिसोर्सेज, टाइम एंड वर्क एनवायरनमेंट। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसी से तुम देखो यहाँ पे 7 पॉइंट तुमको निकल जाएगा, 6 पॉइंट निकल जाएगा। सबसे पहला, मिशन गिव्स यूनानिमिटी ऑफ पर्पस। इधर इट इंश्योर्स, इट गिव्स अस यूनानिमिटी ऑफ पर्पस। पर्पस प्रोवाइड किया। पर्पस को तुम कन्वर्ट कर लोगे किसमें? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में। तो पर्पस इज यूजफुल इन ट्रांसलेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसको कन्वर्ट कर दिया गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में। अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को तुम वर्क स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर दो। देखो, इट हेल्प्स इन ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर। वर्क स्ट्रक्चर क्या होता है? इट मींस स्ट्रेटजी। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जब बन जाएंगे तब तुम स्ट्रेटजी बनाओगे उनको अचीव करने में। इट हेल्प्स इन ट्रांसलेशन टू वर्क स्ट्रक्चर। और जब तुम्हारा स्ट्रेटजी रेडी है तो तुम रिसोर्सेज एलोकेशन करवाते हो और उसको मोटिवेट करते हो। रिसोर्सेज का एलोकेशन, फंड्स का बात किया, रिसोर्सेज को मोटिवेट करना। ऑब्वियसली पैसे को मोटिवेट नहीं करते तुम, रिसोर्सेज को मोटिवेट करना मतलब मैन पावर। यहां क्या बोलना चाहा वो? मैन पावर, वो भी तो तुम्हारा रिसोर्स है, उसको मोटिवेट करते हो। मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। तो ये 4 एंड 5 यहां दोनों है, ये 6 हो जाएगा। और लास्ट, वो एक जनरल टोन, एक वर्क कल्चर, एक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट तुमको सेट करके दे देता है। तो मिशन का सिंपल 6 पॉइंट, पहला वो पर्पस बना के देता है, यूनानिमिटी ऑफ पर्पस। पर्पस से हम लोग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स से वर्क स्ट्रक्चर्स बोले तो स्ट्रैटेजी बना पाते हैं। स्ट्रैटेजी जब बन गया तो हमको रिसोर्सेज पॉलिसीज और क्लाइमेट चाहिए, वर्क क्या बोलते हैं, वर्क स्ट्रक्चर कल्चर चाहिए। तो रिसोर्सेज, तो फंड्स का एलोकेशन, एलोकेटिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज, मोटिवेटिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज, वो मैन पावर को भी कवर कर लिया। और लास्ट में बोला जनरल टोन और क्लाइमेट सेट करके दे देता है। परफेक्ट हुआ मिशन। मिशन अगेन 2 टाइप का आ जाता है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, मार्केटिंग ओरिएंटेड। प्रोडक्शन ओरिएंटेड तुम्हारे प्रोडक्ट्स पे फोकस करेगा, जैसे नोकिया था, वो तुम्हारे प्रोडक्ट्स, वो अपने प्रोडक्ट्स पे फोकस करता था, उसको फर्क नहीं पड़ता था कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, राइट। वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो गया। तुम देखो रेवलॉन, देखो इन द फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक्स, वो प्रोडक्ट का बात किया। इंडियन रेलवेज, रेल रोड, इंडियन ऑयल एंड गैसोलीन प्रोडक्ट्स का बात हुआ। मार्केटिंग ओरिएंटेड क्या होता है? वहां कस्टमर फोकस बात होता है, कस्टमर के व्यू पॉइंट से हम बात करते हैं मार्केटिंग ओरिएंटेड में। इसका फोकस इज ऑन द कस्टमर। तो यहां पे तुम देखो रेवलॉन बोलता है इन द रिटेल आउटलेट वी सेल होप, बड़ी बड़ी बातें। इंडियन ऑयल बोलता है कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी, सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी बेचते हैं। इंडियन रेलवेज बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर व्यू पॉइंट से तुम बात कर रहे हो, जो एंड्रॉइड भी किया। कंपनी आज के दिन कस्टमर ओरिएंटेड हो गया, वरना वो सरवाइव नहीं कर सकता। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में लास्ट टॉपिक ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या बोलता है ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में? इसका एक ही क्वेश्चन इसमें पॉसिबल है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। स्मार्ट सा सी, ऑब्जेक्टिव्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्मार्ट सा सी। सी का फुल फॉर्म तुमको मालूम है? तो स्मार्ट सा सी क्या बोलता है? एस स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए?
एस और एम, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। स्पेसिफिक बोले तो कॉन्क्रीट, स्पेसिफिक, प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव हो। मेजरेबल, मेजर कर सके, 20%, 30%। ऐसा मत बोलना बहुत सेल्स ग्रो करना, अरे बहुत को मेजर कैसे करोगे? तो स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब करना क्या है तुमको, सेल्स ग्रो करना है, प्रॉफिट ग्रो करना है, कॉस्ट कम करना है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो, मेजरेबल हो, 20, 22, 23, 24 जो भी है मेजरेबल होना चाहिए, बहुत नहीं चलेगा। ए अचीवेबल, अचीवमेंट पॉसिबल हो, चांद तारे तोड़ लाऊं वाला बात नहीं चलेगा, अचीवेबल होना चाहिए। आर रेलेवेंट होना चाहिए, आर रिसोर्सेज इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। आर से 2-3 पॉइंट आ सकता है, रेलेवेंट होना चाहिए, रिसोर्सेज इन्वॉल्व करेगा, तो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में रिसोर्सेज तो जाएगा ही। टी एक टाइम फ्रेम होना चाहिए इसके अंदर में, कब तक ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो क्लियर होना चाहिए। और सी चैलेंजिंग होना चाहिए, लल्लू पंजू इजी सस्ता ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना है, चैलेंजिंग डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव बनाना है। बोलो डन है। स्मार्ट सा सी स्पेसिफिक कॉन्क्रीट, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल अटेनेबल, अचीवमेंट पॉसिबल हो, आर रेलेवेंट हो, रिसोर्सेज का यूज मांगे, टी टाइम फ्रेम होना चाहिए इसमें, और सी चैलेंजिंग होना चाहिए। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, दो टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये लेफ्ट साइड में मैंने तुमको समराइज करके लिखवाया, यहां पे देख लो इसको। टाइप और टाइम के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। टाइप क्या होता है? दो टाइप का ऑब्जेक्टिव होता है, टाइप के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, टाइम के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। टाइप में दो टाइप, टाइम में दो टाइप। टाइप में क्या है? स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियल। स्ट्रैटेजिक क्या है? बिजनेस रिलेटेड, जैसे मार्केट शेयर बढ़ाना, कोई नया प्रोडक्ट लाना, कोई नए मार्केट में जाना, ऑल दीज आर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। तुम अपने बिजनेस के लिए क्या कर रहे हो? मार्केट शेयर बढ़ाने का कोशिश है, नया प्रोडक्ट ला रहे हो, नए कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो, नया मार्केट में जा रहे हो, दीज आर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी पे बात करेगा, तुम्हारा नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, तुम्हारा रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, पी रेशियो क्या है, ईपीएस क्या है, ये सब फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। डन है। टाइम के बेसिस पे अगर अपने डिफाइन करें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड होगा। शॉर्ट टर्म बोले तो 1 ईयर से कम होगा, लॉन्ग टर्म बोले तो 1 ईयर से ज्यादा होगा। नॉर्मली वो 3 से 5 साल का होता है, करेक्ट। लॉन्ग टर्म अगर अपने बोलते हैं, तुम देखा होगा इंडिया में भी 5 ईयर प्लान बनती हैं, जो अब नीति आयोग हो गया, तो वो 3 से 5 साल के लिए बनाया जाता है। क्लियर है? पक्का। तो देखो, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्वार्टरली, एनुअल ऑब्जेक्टिव्स। क्वार्टरली हो गया शॉर्ट टर्म, एनुअल हो गया लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म हो गया बेसिकली 1 ईयर और उससे कम, और 3 से 5 साल वाले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ठीक है। लास्ट एक टॉपिक जो अपना चैप्टर 1 में बच गया है वो है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। 1 घंटा का अपना टाइम टारगेट था, 1 घंटे में अपने रैप अप करने वाले हैं इसको। स्ट्रेटेजिक इंटेंट वाला क्वेश्चन। स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या बोलता है? स्ट्रेटेजिक इंटेंट बोलता है, देखो दो चीज। होंडा का इसमें मैंने एग्जांपल लिया था, होंडा सब होंडा एक्टिवा सुने ही होंगे तुम, गियरलेस स्कूटर जिसमें गियर नहीं होता। और उससे पहले रॉयल एनफील्ड, हार्ली डेविडसन, बहुत स्कूटर्स अवेलेबल थे, बहुत मोटर बाइक्स अवेलेबल थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था? सब में गियर होता था। अब गियर होता था तो हर जन चला नहीं पाता था, यूथ बहुत ज्यादा चला नहीं पाता था। वो थोड़ा सा तुमको 25-30 साल की उम्र पे जाना पड़ता था रॉयल एनफील्ड और हार्ली डेविडसन चलाने के लिए। वो थोड़े भारी भी होते थे और गियर होता था उसमें। वो फीमेल्स नहीं चला पाते थे, और छोटे छोटे जो 20-22 साल के बच्चे लोग हैं वो नहीं चला पाते, तुम्हारे जैसे वो नहीं चला पाते थे। बोले हम रॉयल एनफील्ड चला लेंगे, ठीक है, मालूम है उस समय का बात है। तो होंडा ने क्या बोला, उसके बाद उसको बाइक में जाना था, उसके 2 रास्ते थे, एक वो यही सारे बाइक बना ले गियर वाला, और दूसरा उसके ओनर ने कुछ सोचा और एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन बनाया। बोला कि हमको गियरलेस बाइक्स बनाएंगे, ऐसे बाइक्स जो चले, ऑटोमेटिक चले, उसमें कोई पेडल नहीं करना पड़े, लेकिन वो बिना गियर चले, जो तुम्हारा होंडा एक्टिवा बना। तो उसको एक आइडिया आया, एक इंटेंट आया, आइडिया आया कि भाई ऐसा काम करना है। तो वो आइडिया क्या होता है? वो आइडिया इंटेंट हो जाता है, वो आइडिया इंटेंट में बदल जाता है। इंटेंट मतलब पर्पस। जैसे डेक्कन एयरलाइंस का भी एक आइडिया था, उसका एक पूरा क्लियर था। सरफेरा मूवी अगर तुम देखे होगे, डेक्कन एयरलाइंस, वो भी बहुत क्लियर था कि हमको लो कॉस्ट एविएशन बनाना है, आई वांट एवरी इंडियन टू फ्लाई। एक आइडिया आया था उसको, उसका इंटेंट क्लियर था कि उसको जिंदगी में करना क्या है। आइडिया आया। आइडिया से तुमको 2 चीज मिलता है, क्या करना है तुमको, क्या बनाना है बेसिकली। जैसे सरफेरा के केस में, डेक्कन एयरलाइंस के केस में लो कॉस्ट एविएशन, लो कॉस्ट एरोप्लेन्स, और होंडा के केस में गियरलेस बाइक्स। क्या बनाना है वो क्लियर है, और फिर ये तुम क्यों बना रहे हो, तुमको ये पता होता है बैक ऑफ द माइंड कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुमको इससे क्या पर्पस को फुलफिल करना है।
सर पर्पस इज योर इंटेंट, पर्पस विच द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू अचीव इज योर इंटेंट। तो ये इंटेंट क्या होता है, व्हाई दे वांट टू डू, क्यों तुम ये काम करना चाहते हो, वो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है। तो ये एंटरप्रेन्योर को जब आया इंटेंट, जब उसका क्लियर हुआ कि उसको क्यों करना है, क्या करना है, ठीक है, फिर वो इंटेंट को, अब वो अकेले तो काम नहीं करेगा ना, फिर वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करता है, और ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने के बाद वो 3 लेवल क्रिएट करता है। 3 लेवल क्रिएट करता है। कॉर्पोरेट, देखो इंटेंट के बाद कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल, 3 लेवल क्रिएट किया। तो इंटेंट में एंटरप्रेन्योर है वो तो कॉर्पोरेट लेवल पर ही आ गया। कॉर्पोरेट लेवल पे विजन मिशन बन जाता है, बिजनेस लेवल पे बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल बन जाता है। ये बुक में पॉइंट है नहीं, फिर भी मैंने बता दिया। और लास्ट फंक्शनल लेवल पे वो अपने अपने स्ट्रेटजीज बना लेते हैं, सिंपल। तो पहले इंटेंट क्रिएट हुआ, इंटेंट से कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल लेवल। तो इंटेंट से कॉर्पोरेट लेवल यानी विजन मिशन बना। इसके बाद 2 पॉइंट और आना चाहिए था, बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन, है नहीं, खाली नाम जान लो, उसके बाद जाने दो। और उसके बाद बनता है हर लेवल पे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते। तो इंटेंट के बाद पहले विजन बना, फिर मिशन बना, फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनता है। और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो तीनों लेवल्स के अपने अपने होंगे। कॉर्पोरेट का अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होगा, बिजनेस का अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होगा, फंक्शनल का अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होगा। और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर, एक टिपिकल वैल्यू सिस्टम या एक वर्क कल्चर क्रिएट किया जाता है। वैल्यू या उसका वैल्यू सिस्टम प्रॉपर्ली डिफाइंड रहता है। ये डायग्राम तुम्हारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक इंटेंट में। ये देखो यहां पे strategic intent is in the form of vision and mission at the corporate level, and it is expressed as business definition and business model at the business level. ठीक, अगर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का अपने बात करें, वो हर लेवल पे क्रिएट होता है। विजन मिशन तो अपने पढ़ के आए क्या है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी अपने पढ़ के आए क्या है। सिर्फ एक तुम जान लो बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल क्या होता है। बिजनेस डेफिनेशन यहां डिफाइन कर रहे हैं, बिजनेस लेवल पे ना, यहां हम डिफाइन कर रहे हैं कि भैया अपने को कौन से बिजनेस में जाना है, कौन से में नहीं जाना है। बिजनेस को डिफाइन किया। और फिर बिजनेस मॉडल क्या होता है, ये होता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जिससे हम बिजनेस को जिससे हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस का मॉडल, किस मॉडल पे अपने को भी बिजनेस करना है, स्ट्रैटेजी विच इज टू बी फॉलोड। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट में ये 4 बात तुमको लिखना है। बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल स्किप कर सकते हो, चाहो तो लास्ट में तुम लिख भी सकते हो, या तो ये 4 पॉइंट लिख लेना, बुक में ये 4 ही दिया है। अगर तुमको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो तुम 6 पॉइंट लिख लेना। 5 नंबर पे डाल देना बिजनेस डेफिनेशन, 6 नंबर पे डाल देना बिजनेस मॉडल। ठीक, विजन मिशन अपने पढ़ के आए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अपने पढ़ के आए, वहीं से लिख लेना, वही सेम टू सेम चीज है। वैल्यूज एंड वैल्यू सिस्टम यहां अपने को पढ़ना है, बस वो क्या होता है देखो। वैल्यूज एंड वैल्यू सिस्टम, एग्जांपल के तौर पे टाटा का वैल्यू सिस्टम को याद रखो, रिलायंस का वैल्यू सिस्टम को याद रखो, एप्पल के वैल्यू सिस्टम को याद रखो, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। HDFC बैंक का भी डिस्कस किया था। आदित्य पूरी एक दिन सुबह सुबह कोई भी बैंक मैनेजर को कॉल कर लेते, अगर वो जवाब नहीं दे पाता उसका वो लास्ट डे हो जाता। तो ये वैल्यू सिस्टम को याद रखो। वैल्यू सिस्टम क्या होता है, दीज आर डीप रूटेड प्रिंसिपल्स विच गाइड एन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस एंड एक्शन, जो गाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करे। ये डीप रूटेड प्रिंसिपल्स है, तुम इसको चेंज नहीं कर सकते, सदियों से चले आ रहा है, सदियों से चले आ रहा है, इसको तुम चेंज नहीं। तुम्हारे कितने के घर पे होगा ऐसा कि कहीं नाइट स्टेज अलाउड नहीं है, कहीं बाहर जाना है तो 10 बजे के पहले पहले वापस आ जाना है। ये सब बहुत घर पे अलग अलग अपना नियम कायदा होता है। खाना खाना तो डिनर टेबल पे ही खाना है, इतने बजे ही खाना है, इसके बाद तुमको खाना नहीं मिलेगा, घंटे से नहीं मिलेगा। ये सबका कुछ कुछ वैल्यू सिस्टम है, इसमें सही और गलत नहीं होता। इट इज जस्ट समथिंग यू फॉलो सिंस अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेडिशन, प्रथा से चले आ रहा है। डीप रूटेड प्रिंसिपल्स विच गाइड एन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस एंड एक्शंस, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तुम कभी भी इसको लेट गो नहीं करोगे, तुम इस पे अड़े रहोगे। यही है तुम्हारा वैल्यू सिस्टम। इसके अलावा तुमको जो करना करो। जैसे टाटा कभी 2 व्हीलर नहीं बनाएगा जल्दी से, वो दारू सिगरेट नहीं बनाएगा, उसका वैल्यू सिस्टम है। आप पता नहीं, अब रतन टाटा नहीं रहे तो अब पता नहीं क्या होगा, हो सकता है वो चेंज होता है, लेकिन एज ऑफ नाउ टाटा का यही वैल्यू सिस्टम है। वो कभी भी कन्वीनियंस या शॉर्ट टर्म गेन के लिए तो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और तीसरा, इट नॉर्मली कंपनी के फाउंडर की वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, तो वही तो बनाएंगे ना ये प्रिंसिपल्स। कोई तो सेट किया होगा, कौन रहा होगा, कंपनी के फाउंडर। जैसे अपने घर पे अगर बोले दादाजी, परदादाजी, ये लोग सेट करके चले गए तो अपने फॉलो करने नॉर्मली, यही बात होता है। तो वैल्यू या वैल्यू सिस्टम क्या होता है, सबसे पहला डीप रूटेड प्रिंसिपल्स जो अपने को गाइड करेगा अपने डिसीजन और एक्शंस को। दूसरा, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन के लिए, तो कतई नहीं।
तीसरा, वो रिफ्लेक्ट करेगा वैल्यूज ऑफ द कंपनीज फाउंडर्स। और इसी के साथ एक और ये वाला क्वेश्चन एक आ जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज। वो तो बेसिक था, वैल्यू या वैल्यू सिस्टम होता क्या है। साथ में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज क्या है। छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए लोग से स्किप हो सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है तुम्हारा, इंपॉर्टेंस जिसमें ये है वो तुमको बताएगा हाउ पीपल थिंक एंड बिहेव, हाउ डू यू थिंक एंड बिहेव। दूसरा, इंप्लॉइज रेजोनेट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट वाला इसको मार्क करो, फर्स्ट वाले में क्या बोला, वो तुमको जनरल टोन सेट करेगा, हाउ पीपल थिंक एंड बिहेव। जनरल एक कल्चर बताएगा कि तुमको किस तरीके से काम करना है, कैसे सोचना है, जैसे ये सब यहां नहीं चलेगा, तो वो तुमको एक टोन सेट करके दे दिया। दूसरा, अब उसके एम्प्लॉयज भी, अब वहां के एम्प्लॉयज भी वैसे ही होंगे जो उस कल्चर का हिस्सा बनना चाहते हो। जैसे एम्प्लॉय, जैसे अगर सपोज करो टाटा के लिए इतना एथिकल बोला जाता है, तो उसके एम्प्लॉयज भी एथिकल ही होंगे। वो एम्प्लॉयज भी वैसे ही होंगे जो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कहीं कुछ गलत हो रहा हो। एम्प्लॉयज प्रेफर टू वर्क विथ एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज प्रेफर टू वर्क विथ एम्प्लॉयर्स जिनका वैल्यूज रेजोनेट करता है, मैच करता है अपने से। रेजोनेट माने मैच। और कस्टमर्स विल ऑल्सो प्रेफर टू बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दोज कंपनीज जिनका वैल्यू उनसे मिलता हो। ठीक है, तो सबसे पहला वो जनरल टोन सेट कर देता है। दूसरा, एम्प्लॉयज प्रेफर टू वर्क विद एम्प्लॉयर्स जिनका वैल्यू उनसे रेजोनेट करता हो। और तीसरा, कंज्यूमर्स प्रेफर टू बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दोज कंपनी जो उनसे मैच करता हो, उनके बिलीफ सिस्टम से मैच करता हो। और इसी के साथ अपना यहाँ पे चैप्टर 1 डन हो गया।